हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी लिप के पेपर 1 के फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आपका पेपर 1 है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम शुरू करते हैं। इसमें हम अध्याय 1 को देखेंगे, पुस्तकालयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरीज। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न 1 है, पुस्तकालय का क्या अर्थ है? पुस्तकालय के ऐतिहासिक विकास को संक्षेप में लिखिए। What is the meaning of library? Write down the historical development of library. इसका आंसर है पुस्तकालय का अर्थ। मीनिंग ऑफ द लाइब्रेरी। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धनालय। जो पुस्तकालय शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धनालय। पुस्तकालय शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण लाइब्रेरी होता है, मीन्स कि जो पुस्तकालय इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लाइब्रेरिया से हुई है। जो लाइब्रेरी शब्द है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है, लाइब्रेरिया, इससे यह शब्द लिया गया है लाइब्रेरी, जिसका शाब्दिक अर्थ हाउस ऑफ बुक्स है। हाउस ऑफ बुक्स मीन्स बुक्स का घर, पुस्तकों का घर कहलाता है। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। जब ये पुस्तकें छपी नहीं थी तो सब लोग क्या करते थे? पुस्तक को हाथ से लिखते थे एवं उनको जहाँ एकत्र करके रखा जाता था। लिखने के बाद उसे एक जगह जमा कर दिया जाता था। उस आलय को या उस घर को पुस्तकालय कहते थे। उन दिनों पुस्तकालय संग्रहालय के रूप में थे। वहाँ पर पुस्तकों की सुरक्षा एवं देखरेख तो की जाती थी, किंतु वहाँ बैठकर उन पुस्तकों को पढ़ने या घर ले जाने की सुविधा नहीं दी जाती थी। इसलिए इस प्रकार के स्थान पुस्तकालय न होकर संग्रहालय कहे जाते थे। ऐसी जगह जहाँ सारी बुक्स को क्या होता था? रखा जाता था, लेकिन उन्हें घर ले जाने की या बैठ के पढ़ने की सुविधा वहाँ नहीं दी जाती थी, इसलिए वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी संग्रह करके, इसीलिए उसे संग्रहालय कहते थे। इससे एक बात सामने आती है कि पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर पुस्तकें पढ़ने के लिए एकत्रित की जाती हैं। पुस्तकालय के लिए ग्रंथागार, ग्रंथालय, किताबघर, किताबखाना आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय को ये सारी चीज़ें भी कहते हैं, जैसे ग्रंथागार, ग्रंथालय, किताबघर, किताबखाना आदि, इस प्रकार के और भी शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आती है बात पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। प्राचीन काल मीन्स एंशियंट पीरियड। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, तो इसमें प्राचीन काल जो है एंशियंट पीरियड, जिसमें आपको बताया है कि प्राचीन काल में बुक्स का कैसे यूज़ होता था। भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचलन अति प्रारंभिक काल से रहा है। यदि भारतीय शिक्षा के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उन दिनों शिक्षा गुरुकुल में केंद्रित थी। जब हम भारत की शिक्षा की बात करते हैं तो हमें पता है कि उस समय में प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी। आचार्यगण श्रुति के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। अब श्रुति मीन्स होता है सुनना, तो जो आचार्य थे वो सिर्फ सुनने के द्वारा बच्चों को शिक्षा देते थे, मतलब वो जो कहते थे बच्चे उसे सुनकर ही सीख जाते थे। यह माना जाता था कि गुरु ही उन दिनों चलते फिरते पुस्तकालय होते थे। धीरे धीरे जब लेखन कला एवं स्याही का उपयोग प्रारंभ हुआ तो ग्रंथों का निर्माण भी होने लगा। जैसे जैसे लिखना स्टार्ट करने लगे लोग, तो वैसे वैसे हमारे फिर ग्रंथ भी बनने लगे। सर्वप्रथम हस्तलिखित ग्रंथों को कपड़ों अथवा पत्तों की छालों में लपेटकर रखा जाता था, क्योंकि मुद्रण एवं प्रकाशन की तकनीकी का विकास नहीं था। पहले क्या था कि वो उसे छपाया नहीं जा सकता था, तो ग्रंथों को कपड़ों और पत्तों के बीच में लपेट कर रखा जाता था, क्योंकि उस समय कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि लिखा वाला छापा जा सके। अतः शिक्षा केंद्रों में पोथियों के अतिरिक्त प्रतियों का निर्माण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा किया जाता था। प्राचीन नगरों के विध्वंस जो खुदाई के सिलसिले में प्राप्त हुए हैं, उस बात का द्योतक है कि प्राचीन काल में भी पुस्तकालयों का अस्तित्व था। मतलब जो खुदाई हुई है उसमें बहुत सारी जो चीज़ें मिली है लिखी हुई, तो इससे यह बात तो सिद्ध हो गई है कि प्राचीन काल में, पुराने समय में भी पुस्तकालय का अस्तित्व था, मतलब पुराने समय में भी लाइब्रेरी थी। उस समय का लेख क्यूनेफार्म था, जो मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता था। अब इसके आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी
7वीं शताब्दी साहित्य एवं शिक्षा की दृष्टि से भारत का स्वर्ण युग था। इसी समय 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा एवं वल्लभी स्थापित हुए। इस समय 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, नालंदा और वल्लभी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 9 मंजिली पुस्तकालय की इमारतें थीं, जिन्हें रत्नोदधि, रत्नसागर एवं रत्नरंजक कहा जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ 9 मंजिल की एक लाइब्रेरी थी, जिसमें 3 लाइब्रेरी थी जो 9 मंजिल की थी, जिन्हें रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक कहा जाता था। उसके बाद जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, इसके पुस्तकालय में हीनयान संप्रदाय से संबंधित पांडुलिपियों का संग्रह था। पाल वंश के राजा धर्मपाल के कार्यकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आकृति विज्ञान, जादू टोना एवं तंत्र मंत्र के ग्रंथों का प्राचुर्य था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में नागार्जुन विद्यापीठ एवं 8वीं शताब्दी में भागलपुर के निकट उदानपुरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रही है, जिनके अपने विशाल ग्रंथालय थे। इनके भी अलग अलग पुस्तकालय थे जहाँ सारे ग्रंथ पुस्तकें रखी जाती थी। उदानपुरी विश्वविद्यालय मगध के राजा महिपाल द्वारा विकसित किया गया था। जो उदानपुर विश्वविद्यालय है वो राजा महिपाल ने विकसित किया था। इसी प्रकार मंदिरों एवं मठों में भी पुस्तकालय हुआ करते थे, जो कि धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग करते थे। ये हो गया हमारा प्राचीन काल का। अब हमारा है मध्यकाल, मिडिवल पीरियड। मध्यकाल में पुस्तकालयों की स्थापना व्यक्तित्व एवं पारिवारिक उपयोग के लिए की जाती थी, जिससे देश की प्राचीन एवं परंपरागत सांस्कृतिक निधि को सुरक्षित रखा जा सके। राजा महाराजा पुस्तक प्रेम, ज्ञान, प्रतिष्ठा, संपत्ति और ऐश्वर्य के रूप में अपने महलों में पुस्तकालय की स्थापना करते थे। सन 1150 से 1395 के मध्य कर्नाटक राज्य का एकमात्र केंद्र मिथिला ग्रंथालय था। 1150 से 1395 के बीच कर्नाटक का एकमात्र केंद्र था मिथिला ग्रंथालय। इसके उपरांत दिल्ली के शासकों ने पुस्तकालयों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी की? इंपीरियल पुस्तकालय की। और इस ग्रंथालय की आर्थिक व्यवस्था के लिए राजनिधि से कुछ पूंजी निर्धारित की। इस पुस्तकालय में अनेक अरबी तथा फारसी भाषाओं के विद्वान कार्य करते थे। दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक कला एवं विज्ञान का प्रेमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, इसलिए उसने एक उत्तम ग्रंथालय स्थापित करवाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने भी एक ग्रंथालय स्थापित कराया था मध्यकाल में। अब आता है मुगल काल, मुगल पीरियड। मुगल सम्राट बाबर, मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। इन्होंने अपने विश्राम के लिए शाही पुस्तकालय की स्थापना करवाई। वह पुस्तकों का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे। उसने इसी पुस्तकालय में तुजुक ए बाबरी की रचना की। उसी लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने तुजुक ए बाबरी एक पुस्तक थी, इसकी रचना की, जो उसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। उसके पुत्र हुमायूं को भी पुस्तकालय से काफ़ी लगाव था। उसने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मनोरंजन भवन को पुस्तकालय भवन में परिवर्तित कर दिया। वह अपना अधिकतर समय पुस्तकालय में व्यतीत करता था। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। कहा जाता है, जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि जो हुमायूं है उसकी मृत्यु भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही हुई थी। महान मुगल शासक अकबर के समय पुस्तकालय के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालक होते थे, कि उस पुस्तकालय को कौन चलाएगा, उसका संचालन कौन करेगा, और उसके रक्षण के लिए वहाँ संचालक होते थे। इन संचालकों को नाजिम कहा जाता था। नाजिम से निम्न पदों पर दरोगा एक किताबखाना नियुक्त किया जाता था, जो पुस्तकालय की आंतरिक व्यवस्था देखा करता था। इन पुस्तकालयों में विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद अरबी, तुर्की, संस्कृत तथा फारसी भाषाओं में किया जाता था। पुस्तकालय में नकल नवीस, रंगसाज, सुलेखक, जिल्दसाज, कंतकी आदि कर्मचारी नियुक्त होते थे। सम्राट जहांगीर ने अपने ग्रंथालय को संचालित करने के लिए 3000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी।
शाहजहां एवं बहादुर शाह जफर ने भी अनेक ग्रंथालयों की स्थापना करवाई। शाहजहां और बहादुर शाह जफर है, इन्होंने भी अनेक ग्रंथालयों की रचना करवाई थी मुगल काल में। अब आगे आता है आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1784 ईस्वी में स्थापित कलकत्ता लाइब्रेरी को सन 1820 में सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया गया। आधुनिक काल में क्या हुआ, जो कलकत्ता लाइब्रेरी है उसको 1820 में सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया गया, मतलब यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकता था। 1835 ईस्वी में इस पुस्तकालय का नाम बदलकर इंपीरियल लाइब्रेरी रख दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने मैकफर्नेल को इसका प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। स्वतंत्रता के बाद इस पुस्तकालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय रख दिया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि जो कलकत्ता लाइब्रेरी में सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया था 1835 में, इसका नाम बदलकर इंपीरियल लाइब्रेरी रखा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने मैकफर्नेल को इसका प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। स्वतंत्रता के बाद फिर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। मुंबई में 1846, मद्रास में 1850 में महानगरीय पुस्तकालयों की स्थापना की गई। 1910 ईस्वी में बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव ने सर्वप्रथम ग्रंथालयों की स्थिति सुधारने के लिए एक विदेशी लाइब्रेरियन ए वार्डन को आमंत्रित किया। इन्होंने बड़ौदा में एक केंद्रीय ग्रंथालय स्थापित किया जिसमें लगभग 2 लाख ग्रंथों का संग्रह था, मतलब 2 लाख ग्रंथ रखे हुए थे। सन 1920 ईस्वी में पुस्तकालयों के विकास हेतु आंध्र प्रदेश ग्रंथालय ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 1920 में क्या किया गया, पुस्तकालय का विकास होना चाहिए, इसके लिए आंध्र प्रदेश में एक ग्रंथालय ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जो कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे पुस्तकालय सेवाओं को वैज्ञानिक रूप देने में मदद मिली। इन सभी कारणों से सन 1950 के दशक तक आते आते पूरे देश में लगभग 10,000 पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे। कितने हो गए थे? 10,000 लाइब्रेरी वहाँ स्थापित हो गई थी। सन 1948 में मद्रास सरकार द्वारा देश में पहली बार पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। 1948 में मद्रास सरकार द्वारा पहली बार पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे मद्रास प्रदेश में राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर एवं सभी ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किए गए। इसके कुछ अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक 1965, महाराष्ट्र 1967 आदि राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित किया गया। अब तक देश के 11 राज्यों में ग्रंथालय विधेयक पारित हो चुका है। 1950 में यूनेस्को की सहायता से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 1950 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इसी प्रकार सरकारी सहायता से देश में अन्य महत्वपूर्ण पांडुलिपियों के संरक्षण एवं अनुरक्षण हेतु खुदा वर्क्स ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, कौन सी? खुदा वर्क्स ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, राजा लाइब्रेरी रामपुर, सरस्वती पुस्तकालय तंजौर, राज लाइब्रेरी दरभंगा आदि स्थापित किए गए। आज हमने इसका प्रश्न 1 देखा, पेपर 1 का पुस्तकालयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्याय का हमने प्रश्न 1 देखा। पुस्तकालय का क्या अर्थ है, पुस्तकालय के ऐतिहासिक विकास को संक्षेप में लिखिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। धन्यवाद।